तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12th केमिस्ट्री के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन पिछली क्लास से स्टार्ट हो गया था। तो आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए इसको, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा विद्युत अपघट्ट। तो मतलब दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट को, और विद्युत अपघट्ट वास्तविकता में कितने टाइप के होते हैं, है ना, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा विद्युत अपघट्ट है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट। ठीक है, तो ये विद्युत अपघट्ट क्या होता है, विद्युत अपघट्ट क्या होता है। वैसे तो दोस्तों, आपने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था, पूरा का पूरा ये टॉपिक पढ़ा था, बट 12th क्लास में है तो इसलिए मैं फिर से आपको एक बार समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई, विद्युत अपघट्ट जो होता है एक पदार्थी होता है। विद्युत अपघट्ट क्या होता है, एक पदार्थी होता है। बट विद्युत अपघट्ट जो है ना, एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलयन में, किसमें, विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की इसके, जैसे हमारे पास है NaOH। NaOH एक ऐसा पदार्थ है, यदि इस NaOH में जल डाल दिया जाए, और जल डालेंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो जैसे ही इसमें जल डाल दिया जाए तो ये जो NaOH है अपने आयनों में टूट जाएगा, मतलब Na+ में और OH- में टूट जाएगा। ठीक है, मतलब जो अपने आयनों में विभक्त हो जाए, मतलब जो धनायन और ऋणायन में टूट जाए, उसे विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। किसमें, जल में या फिर विलयन में। ठीक है, तो NaH अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब ये विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, जैसे आप बात करें NaCl की, तो NaCl भी अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब ये भी क्या है, विद्युत अपघट्ट है। तो NaCl किस में टूटेगा, NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में। इसी प्रकार से आपका एक CH3COOH है, ये भी अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब ये भी क्या है, एक विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, जैसे ये किस में टूटता है, तो CH3COO- और H+ में टूट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें H2SO4, तो H2SO4 भी एक विद्युत अपघट्ट है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी एक विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, तो ये किस में टूटता है, H+ में, और जो है ना SO4 2- में टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर KOH की बात करें तो ये भी विद्युत अपघट्ट है। और भी बात करें अगर NH4Cl की, तो ये भी विद्युत अपघट्ट है। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अपने आयनों, मतलब धनायन और ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करेंगे, अगर विद्युत अपघट्ट की बात करें तो विद्युत अपघट्ट मेरा भाई 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन सा, तो इसमें से आपका पहला जो होता है वो होता है आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, और जिसमें हमारा दूसरा रहेगा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। अब प्रबल का मतलब देखो, विद्युत अपघट्ट तो है बट ये है प्रबल, और ये क्या है, दुर्बल। ये प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये टॉपिक क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब, प्रबल विद्युत अपघट्ट पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट, तो इसको हम हटा देते हैं, ये एग्जाम्पल है, या फिर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, समझो, प्रबल विद्युत बहुत लीजिए, ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में 100% का मतलब पूर्णतः, 100% का मतलब क्या होता है, पूर्णतः, जो जल में या विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अगर हम इन विद्युत अपघट्टियों में जल मिलाएं, क्या मिलाएं, जल मिलाएं, तो ये जल में 100% वियोजित हो जाएंगे।
100% पूरा का पूरा वियोजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर जल है और जल में मैंने क्या कर दिया, नमक मिला दिया। क्या मिला दिया, नमक, और मैंने नमक मिला दिया 50 ग्राम। तो जैसे ही मैं इस जल में नमक मिलाऊंगा, ये जल है मेरे पास, मान लेता हूँ 1 लीटर जल है, यदि इस 1 लीटर जल में मैंने क्या कर दिया, 50 ग्राम जो है ना नमक मिला दिया, तो नमक पूरा का पूरा घुल जाएगा, पूरा का पूरा 100% घुल जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित हो जाएगा Na+ में और Cl- में, मतलब ये आपका प्रबल विद्युत अपघट्ट है। सिंपल बात है। तो ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बात और, अब देखो ये जो है ना प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जो आपका विलयन में 100% वियोजित हो गया, पूर्णतः वियोजित हो गया, पूर्णतः वियोजित हो गया। अब मैं दोस्तों एक पहले सेल के बारे में बता रहा हूँ आपको। मैं किसी एक सेल के बारे में, इसको अभी ब्रेक दे रहा हूँ, मैं एक सेल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपका जो सेल है, सेल होने के लिए ज़रूरी है कि सेल में इलेक्ट्रोड हों। सेल अगर है तो सेल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, जिसमें एक हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। तो सेल होने के लिए ज़रूरी क्या है कि इलेक्ट्रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोड। तो एक हमारा ये इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारा ये भी इलेक्ट्रोड है। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया, इसको मैंने इंग्लिश में। तो सेल होने के लिए क्या ज़रूरी है, इलेक्ट्रोड। और दूसरी बात, सेल होने के लिए एक आपका विद्युत अपघट्ट होना जरूरी है। अगर सेल है तो सेल होने के लिए एक विद्युत अपघट्ट का होना आवश्यक है और एक इलेक्ट्रोड का होना आवश्यक है। 2 इलेक्ट्रोड और एक विद्युत अपघट्ट होना जरूरी है अगर सेल है तो। ठीक है, चलो अब ये सेल हो गया, ये चीज़ जरूरी है। अब सेल में धारा प्रवाहित कैसे होती है वो बात करें तो मेरे भाई, जो भी आपका विद्युत अपघट्ट होता है, सबसे पहले वो विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अपने आयनों में टूटता है। जैसे ZnCl2 था तो Zn2+ और Cl1- में टूट गया। अब विद्युत अपघट्ट था, अपने आयनों में टूट गया। ठीक है, और अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो आयन है वो आयन इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गति। जैसे प्लस वाला होता है वो माइनस की ओर गति करता है और माइनस वाला जो होता है वो प्लस की ओर गति करता है। तब जाके जो सेल में धारा प्रवाहित होती है, तब जाके सेल में धारा प्रवाहित होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल होने के लिए क्या आवश्यक है, अगर सेल है तो उसमें क्या होगा, तो दोस्तों सेल होने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला, उसमें इलेक्ट्रोड होना चाहिए, दूसरा उसमें विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सेल होने के लिए जरूर है। अब सेल में धारा प्रवाहित कैसे होती है, तो सेल में धारा प्रवाहित कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो विद्युत अपघट्ट सेल में डला होता है वो विद्युत अपघट्ट अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, जो आयन है वो आयन गति करेंगे। आयन क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब आयन गति करेंगे, आयन गति कहाँ की ओर करेंगे, इलेक्ट्रोड की ओर। तो आयन जाएंगे इलेक्ट्रोड की ओर। जब आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो सेल में धारा प्रवाहित हो जाएगी, सेल में धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो ध्यान रखना, तो सेल में धारा प्रवाहित कैसे होती है, जब विद्युत अपघट्ट के आयन इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, गति करते हैं, तब जाके सेल में धारा प्रवाहित होती है। अब एक बात, इसके बाद आप एक बात और याद रखो, ये जो आयन है, ये आयन जितने तीव्र गति से गति करेंगे, जितने तीव्र इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, जितने जल्दी इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। जितने जल्दी ये इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और जितने ज़्यादा जाएंगे, धारा का मान उतना ही होगा, धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि जो सेल है, सेल में धारा कैसे प्रवाहित होती है, इतना आप समझ गए। अब तो ये तो रही सेल की बात कि कोई अगर पूछे कि भाई साहब सेल जो है, सेल में क्या होना चाहिए, सेल में धारा प्रवाहित कैसे होती है वो बताओ। ठीक है, चलो। और एक चीज़ आप जानते हो, धारा प्रवाहित होने के गुण को हम क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
चालकता बोलते हैं। अगर किसी सेल में या किसी चालक में धारा प्रवाह हो रही है तो उस धारा प्रवाह होने के गुण को क्या बोला जाएगा? चालकता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साहब? चालकता बोला जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इस पे। तो हमने क्या बोला था? प्रबल विद्युत अपघट्ट ऐसे विद्युत अपघट्ट होते हैं जो विलयन में 100% पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। आप ये थ्योरी लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, आगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो देखो। अब देखो, मैं यदि जो प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो, ये मेरे पास था NaCl, मेरे पास था NaCl मैंने इसमें लिया था, Na+ में और Cl- में टूट गया था। ठीक है, मान लिया मैंने इसमें दो विद्युत अपघट्ट डाले हैं, दो इलेक्ट्रोड डाले हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, और विद्युत अपघट्ट था इसमें NaCl। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस सेल में ताप बढ़ा रहा हूँ, इस सेल का मैं क्या कर रहा हूँ? ताप बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ दोस्तों? ताप बढ़ा रहा हूँ। तो भाई ताप जैसे ही बढ़ाऊंगा मैं, ताप जैसे ही बढ़ाऊंगा तो इसके जो आयन हैं वो ज़्यादा तीव्र गति से गति करेंगे और ज़्यादा तीव्र गति से इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो मैंने अब भी क्या बताया कि आयन जितने ज़्यादा तीव्र गति करेंगे उतनी ज़्यादा धारा का मान होगा। तो जब ये ताप बढ़ाएंगे तो इसके आयन जो है ना वो गति करेंगे। अब जब आयन गति करेंगे और आयन तीव्र गति से इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, हमने अक्सर देखा है अगर हम सस्ते सेल लेके आते हैं तो वो सेल जल्दी खराब हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि उसमें कोई खराब सा विद्युत अपघट्ट या दुर्बल विद्युत अपघट्ट डला रहता है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट डला रहता है तो वो पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाता, और पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाता तो कम हमें धनायन मिलते हैं और कम हमें ऋणायन मिलते हैं। तो जितने धनायन और जितने ऋणायन मिलेंगे वही तो इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो जितने धनायन और ऋणायन मिले वो इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे तो धारा का प्रवाह होगा, और जैसे ही वो बंद कर देंगे तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाएंगे तो इनके आयन जो गति करेंगे और गति करेंगे तो इसमें धारा का मान जो है ना ज़्यादा होगा, और जब धारा का मान ज़्यादा होगा मतलब चालकता ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात कहने की मेरी ये है कि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ये भी आप लाइन ऐड करना उसमें। ताप बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता में वृद्धि होती है, ये लाइन ऐड कर लो। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो। एक कॉन्सेप्ट ये है तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है? तनुता का मतलब होता है जल मिलाना। जल मिलाना। तनुता का मतलब क्या होता है? जल मिलाना। ठीक है, तनुता का मतलब होता है पतला करना। तनुता का मतलब क्या होता है? पतला करना। तो मान लिया जो NaCl था मेरे पास पहले 100 ग्राम था, 100 ग्राम था। इस 100 ग्राम में मैंने क्या 1 लीटर जल मिलाया था, 1 लीटर जल मिलाया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? तनुता बढ़ा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इसकी तनुता बढ़ाओ, मतलब तनुता बढ़ाओ मतलब इसमें जल की मात्रा में बढ़ाओ। जल की मात्रा में क्या करो? वृद्धि करो, मतलब जल और मिलाओ, और मिलाओ। तो भाई साहब ये सोचो कि अगर मैं इसमें जल और मिलाऊंगा तो क्या और घुलेगा? ये और घुलेगा? तो आप क्या बोलोगे? घुलेगा? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा पहले ही घुल चुका है। ये तो पहले ही जो है ना 100% घुल चुका है। अब जल मिलाओ या कुछ भी करते रहो, क्या फिर ये घुलेगा? फिर ये घुलेगा? फिर इसके और आयन बनेंगे? नहीं, क्योंकि ये पहले ही पूरा घुल चुका है। फिर और नहीं घुलेगा, ना ही इसके और अन्य आयन बनेंगे। समझे? तो ध्यान रखना कि जब तनुता बढ़ाई जाती है तो इस प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता में कोई भी परिवर्तन नहीं मिलता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितने आयन बनने थे वो पहले ही बन गए। अब इसका क्या मतलब? क्योंकि 100% वियोजित हो गया ना वो। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जो विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है, किंतु तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, विशेष प्रभाव नहीं होता। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बचे एग्जाम्पल। अब बचे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट जो है ना इसके एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, समझो यहाँ पर। ओके, जैसे आपका NaCl हुआ प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जैसे आपका H2SO4 हुआ
प्रबल विद्युत अपघट्ट है। जैसे आपका HNO3 हुआ, HNO3 हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। जैसे आपका HCl हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। जैसे आपका सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट हुआ, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम एसीटेट, ये जो है ना सब जो है ना प्रबल विद्युत अपघट्ट है। क्या है साहब? प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं। ओके, तो ध्यान रखना है ये प्रबल विद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल। आई होप आप सब समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालो और दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो है ना उसको पूरा समझो। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है दुर्बल। क्या सर? दुर्बल मतलब इनका ये है कि ये ऐसे विद्युत अपघट्ट होते हैं जो बिलियन में 100% मतलब पूर्णतः वियोजित नहीं होते, 100% वियोजित नहीं होंगे। जैसे आप जल में साबुन डाल दो, तो जल में साबुन डालेंगे, क्या साबुन पूरी जल के अंदर घुल जाएगी? पूरी साबुन जल के अंदर मिल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः वियोजित नहीं हो पा रही है। मतलब जो पूर्णतः वियोजित नहीं होता, पूर्णतः नहीं घुलता, वो दुर्बल होता है। वो क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, जैसे साबुन जो है ना वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। बट जल में अगर हम शक्कर को डालें पूर्णतः वियोजित हो जाएगी, मतलब प्रबल है। नमक को डालें पूर्णतः घुल जाएगा, मतलब प्रबल है। ठीक है, जो पूर्णतः ना घुले वो दुर्बल, जो घुल जाए वो प्रबल। ठीक है, ओके, तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जो बिलियन में पूर्णतः 100% वियोजित नहीं होते, आपके क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझ लो। एक एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मेरे पास एक पात्र है जिसमें हमने 1 लीटर जल लिया है, 1 लीटर जल लिया है। और भाई साहब मैंने क्या किया है, इसके अंदर एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट डाला है जिसका नाम है CH3COOH, जो है आपका एसीटिक अम्ल। क्या है? एसीटिक अम्ल, जो कि आपका क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। कौन सा अपघट्ट है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया। ओके, चलो, तो मैंने देखा कि ये जैसे ही मैंने 1 लीटर जल में इसको डाला तो ये जो है ना पूर्णतः नहीं घुला, मतलब ये इस जो है ना इसके कुछ आयन बन गए, कुछ धनायन और कुछ ऋणायन में टूट गया आधा। जैसे मैंने मान के चलो कितना डाला था, 100 ग्राम डाला था। मान लो मैंने कितना डाला था, 100 ग्राम डाला था, है ना। तो 100 ग्राम में से 50 ग्राम एसिटिक अम्ल तो वियोजित हो गया, बाकी 50 ग्राम एसिटिक अम्ल वियोजित नहीं हुआ, घुल नहीं पा रहा। ठीक है, तो समझ गए ना, ये पूर्णतः वियोजित नहीं हो रहा, मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। अब अगला कॉन्सेप्ट समझो, तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ताप बढ़ाऊंगा तो इनकी चालकता में कोई वृद्धि होगी? बोलो। देखो भाई साहब, ताप बढ़ाएंगे, जैसे मान के चलो ताप बढ़ाएंगे तो जो आयन वियोजित हैं वो ही आयन गति करेंगे, जैसे मान के चलो 100 ग्राम एसिटिक अम्ल था, मैंने ताप बढ़ाया, देखो 100 ग्राम एसिटिक अम्ल था, इसमें से 50 ग्राम जो एसिटिक अम्ल था वो घुल गया, 50 ग्राम एसिटिक अम्ल जो था ना घुल गया, बाकी 50 ग्राम तो नहीं घुला, 50 ग्राम के आयन बने हैं। तो ताप बढ़ाऊंगा तो 50 ग्राम जो विद्युत अपघट्ट था वही आयन उसके जो थे वो ही गति करेंगे, और अलग से आयन जो है ना वो नहीं घुल पाएंगे, तो वो तो पहले भी गति कर रहे थे और ताप बढ़ाएंगे तो फिर भी गति करेंगे। मतलब ताप बढ़ाने पर इनकी जो चालकता है, इसकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं मिलता, क्योंकि कम आयन है, वो तो गति वैसे ही कर रहे थे पहले से ही, है ना। तो ताप बढ़ाएंगे तो कोई विशेष प्रभाव इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, बट तनुता बढ़ाने पर कोई विशेष प्रभाव मिलता है, तनुता बढ़ाने पर। तो हाँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर 1 लीटर जल डाला था और 1 लीटर जल में आधा घुल गया था, हो सकता है जल की कमी हो तो घुल ना पाया हो, तो मैंने क्या किया, इसमें तनुता बढ़ा दी। मतलब जल की मात्रा मैंने अभी 1 लीटर थी, अब मैंने कितनी कर दी, 5 लीटर। कितनी कर दी, 5 लीटर। तो हो सकता है जो आधा घुला था आधा और घुल जाए, या आधा और ना घुले, तो जैसे मान के चलो 50 ग्राम घुला था, अब 90 ग्राम घुल जाए,
तो 90 ग्राम घुल जाएगा तो और भी आयन मिल जाएंगे, और जब और आयन मिलेंगे तो वो धनायन ऋणायन की ओर जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे कि नहीं। तो हो सकता है चालकता और बढ़ जाए, हो सकता है चालकता और बढ़ जाए। तो मतलब ऐसा है कि तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है, बट ताप बढ़ाने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं मिलता। ओके, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलो पूरा एक बार मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। ऐसे पदार्थ जो विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित नहीं होते दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, बट तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है। ओके, कोई दिक्कत? अब आप दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इनके कुछ एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल हैं जैसे आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH, हाई बोरिक अम्ल H3BO3, ये आपका बोरिक अम्ल हुआ। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये आपका अमोनियम क्लोराइड हुआ। इस टाइप से कुछ आप एग्जाम्पल लिख दो, जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, तो ये जो है ना इसके एग्जाम्पल हैं, कुछ लिख लो आप। एसिटिक अम्ल, बोरिक अम्ल, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, कार्बोनिक अम्ल एक्सेट्रा, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य है। अब आपके क्वेश्चन ये जो पढ़ा है, इससे आप एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कंप्लीट करना। होमवर्क आपका ये है, प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में अंतर स्पष्ट करना है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो और दुर्बल विद्युत अपघट्य वो, उन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अंतर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो पहला अंतर आप लिख लेना, ये पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते। दूसरा, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में वृद्धि होती है, बट ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तीसरा, तनुता बढ़ाने पर इनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, बट तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। कितने पॉइंट हो गए? 3। ठीक है, चौथा पॉइंट आप इसका एग्जाम्पल लिख देना। चौथा पॉइंट आप क्या लिख देना? इसका एग्जाम्पल, और एक आध पॉइंट और मिले तो और बढ़ा देना। ठीक है, तो इस टाइप से आप 5 पॉइंट इसके कंप्लीट कर लेना। आई होप आप समझ गए होगे, दिक्कत नहीं होगी। एक बार भाई सब दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो, है ना। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।